ललित मोदी की ब्रिटेन में पैरवी की। उनके बेटे की कंपनी ने ललित मोदी ने हजारों के शेयर करोड़ों में खरीदे। वसुंधरा राजे पुर्तगाल के जिस अस्पताल में ललित मोदी की पत्नी का इलाज कराने खुद गई थी, उसी अस्पताल के साथ राजस्थान सरकार ने अरबों का समझौता किया। एक के बाद एक खुलासों ने अब वसुंधरा राजे की कुर्सी पर ग्रहण लगा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि ललित मोदी से वसुंधरा राजे ने आर्थिक फायदा उठाया। वो ललित मोदी की बिजनेस पार्टनर हैं। बीजेपी में शीर्ष स्तर पर वसुंधरा राजे के विवाद से निपटने के लिए मंथन शुरू हो चुका है, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या वसुंधरा का बचना अब सचमुच मुश्किल है? बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे जरूरी हैं या मजबूरी? राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ईडी के भगोड़े ललित मोदी से पारिवारिक दोस्ती अब उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ग्रहण बन गई है। ललित मोदी को लंदन में पनाह दिलाने में वसुंधरा राजे की भूमिका दस्तावेजी सबूत के साथ सामने आ चुकी है। अब तक वसुंधरा जिस दस्तावेज को नकार रही थी, उसकी सच्चाई वो मान चुकी है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ चुकी है। फिर भी बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि पार्टी में कोई दागी नहीं है, इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। Well, there is nobody who's tainted, please. इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन कांग्रेस वसुंधरा राजे को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। आज ये भी स्पष्ट साबित हो गया है कि सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ना तो सिर्फ उन्होंने ललित मोदी को मदद की, लेकिन उनके आर्थिक संबंध भी ललित मोदी, दुष्यंत राजे, ललित मोदी और वसुंधरा राजे के आर्थिक संबंध भी स्पष्ट आ गए हैं। मैं समझता हूं कि क्षण भर भी, मिनट भर भी वसुंधरा राजे जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान भी ललित मोदी विवाद को लेकर वसुंधरा राजे से खुश नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद पार्टी, संघ और सरकार के साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे विवाद का पटाक्षेप कैसे किया जाए। इस बीच ललित मोदी ने ट्वीट कर दावा किया है कि यूपीए सरकार के रहते प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से भी उनकी लंदन में मुलाकात हुई थी। बीजेपी इस ट्वीट को हथियार बनाकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। जिस प्रकार से ट्वीट के माध्यम से मालूम पड़ा है कि लंदन में प्रियंका गांधी और वाड्रा जी के साथ ललित मोदी की बैठक हुई है, उनसे मुलाकात हुई है, और उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तब भी गांधी परिवार के साथ मुलाकातें हुई थी। क्या आज आदरणीय सोनिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में बोलना नहीं चाहिए? वो झूठ, आडंबर और फरेब का सहारा लेकर ध्यान भटकाने की बजाय श्रीमती सुषमा स्वराज, जो देश की विदेश मंत्री हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, उन दोनों को या पद मुक्त करें या उनका इस्तीफा फौरन लें। ललित मोदी कांड में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने के बाद भी वसुंधरा के नाम पर ही सियासत गरमाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे को शुक्रवार को दिल्ली आना था, लेकिन वो नहीं आई। उनकी तरफ से गुरुवार को ये बयान आया था कि उन्हें दुर्भावना के तहत बदनाम किया जा रहा है। इसके बाद से वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने उनके समर्थन में लामबंदी तेज कर दी। समर्थन जताने आए थे? न, मैं समर्थन तो हम साथ हैं पहले से, पूरी तरह से। मैं ही नहीं, पूरी पार्टी कार्यकर्ता साथ है। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है कि दिल्ली आलाकमान नाखुश है, इस्तीफे की मांग, ये फालतू की संभावना है। दिल्ली आलाकमान पूरी तरह साथ है। सारा विधायक दल वसुंधरा जी के साथ। इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो भी क्यों साथ हैं आप? आरोपों की पुष्टि तो हो, निराधार आरोप है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी विधायकों की ये लामबंदी क्या इशारा कर रही है? क्या वसुंधरा राजे का बचना सचमुच मुश्किल है? राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े नेता दावा तो यही कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे इस्तीफा नहीं देंगी। कांग्रेस फिलहाल वसुंधरा राजे पर ही ज्यादा हमलावर है। कांग्रेस ने साफ तौर पर चेतावनी दे रखी है कि अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं लिया तो मॉनसून सत्र नहीं चल पाएगा। बीजेपी के पास वसुंधरा राजे के बचाव में कहने के लिए भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर वसुंधरा राजे के भविष्य के बारे में बीजेपी कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं कर पा रही? वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए मौजूदा हालात में जरूरी हैं
या फिर कोई बड़ी मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि नियंत हेरिटेज वो कंपनी जो दुष्यंत सिंह की है, उनके बेटे की है, और जिसके शेयर 96,000 रुपए में ललित मोदी ने खरीदे थे, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए है, उस शेयरों को वसुंधरा राजे ने भी खरीदा है। 3,000 से ज्यादा शेयर हैं। ललित मोदी खरीदते हैं उसको 96,000 में एक शेयर को, लेकिन वसुंधरा ने खरीदे 10,000 में। अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 31 करोड़ का लाभार्थी माना गया है वसुंधरा राजे सिंधिया को इस तमाम शेयर के खरीद फरोख्त के मामले में। तो जिस तरह से ललित मोदी की न केवल पारिवारिक दोस्त है, अगर उनको बिजनेस पार्टनर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने भी ये तमाम आरोप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए हैं, और ये जो हलफनामा हमारे हाथ में है, जो हलफनामा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर किया, ये एक ओपन सीक्रेट दस्तावेज है। हम इसको कोई बड़ा खुलासा नहीं कहेंगे। इस दस्तावेज के अंदर भी ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से आशुतोष जुड़ेंगे, और शिवसेना की तरफ से अरविंद भोसले जी जुड़ेंगे, जो कि उनके प्रवक्ता हैं। श्रीकांत शर्मा जी, एक और नया खुलासा हुआ है श्रीकांत भाई वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि एक के बाद एक जो वसुंधरा जी के बारे में खुलासे हो रहे हैं, आज वो ललित मोदी की बिजनेस पार्टनर प्रूव हो गई हैं? यानी कंपनी के अंदर 4 पार्टनर हैं। एक ललित मोदी जी हैं, एक निहारिका राजे जो कि दुष्यंत की पत्नी वो हैं, एक दुष्यंत है, और एक वसुंधरा राजे सिंधिया है, जिसको बाकायदा उन्होंने अपने इलेक्शन हलफनामे में डिक्लेयर किया है। तो ये तो क्विट प्रोको का मामला हो गया। दीपक जी, आपके कई सवाल हैं। अगर मैं आपको सवाल के एक सवाल का एक जवाब में दूं। अभी आपने तुरंत वो जो आपने निहांत हेरिटेज की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें इनकम टैक्स का एक नोटिस इस कंपनी को मिला था, और उस नोटिस का जवाब मेरे पास है, और उसका जवाब पूरी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस कंपनी की तरफ से दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस देश में है, कानून इस देश में है, और देश के कानून से ही ये देश चलता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एमओयू का आज वहां के एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं जोशी साहब, उन्होंने आरोप लगाया था कि एक एमओयू साइन करके और राजस्थान को बेचने की कोशिश वसुंधरा जी ने की है। उसका जवाब मैं दूंगा कि ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन इससे झलकता है कि जो एमओयू साइन किया गया है वो राजस्थान में जिस तरीके से जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, और 1,30,000 से ज्यादा लगभग कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट थेरेपी कैसे दी जाए, उनको वो जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उसका लाभ राजस्थान के कैंसर पेशेंट्स को कैसे मिले, उसका एक प्रयास वहां की मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उसमें 1 पैसे का भी कहीं कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उस एमओयू में भी स्पष्ट है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्र होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। नंबर 3, तीसरा आरोप लगाया एक स्टेटमेंट पर जो सिग्नेचर किया था वसुंधरा जी ने, उस पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वसुंधरा राजे जी ने पहले दिन ही कहा था कि ललित मोदी परिवार से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, और क्योंकि ललित मोदी जी की जो पत्नी है मृणाल मोदी, वो 2011 में कैंसर से पीड़ित थी, और उसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट आप कहेंगे लीगल फॉर्म की तरफ से दिया था। उसमें वहां का कानून यह है लंदन का कि अगर आप जमानत देते हैं तो आपको अदालत में आपको फिजिकली जाना होता है। वो फिजिकली नहीं गई वहां, उन्होंने कोशिश की उसको मदद की जाए, लेकिन मदद उसकी हुई नहीं। नंबर 2, अब इसमें पूरे प्रकरण में अगर आप देखें कि ललित मोदी किसके कार्यकाल में विदेश भागे, ललित मोदी कांग्रेस के कार्यकाल में वापस क्यों नहीं आ पाए, आपकी सरकार थी गहलोत साहब की राजस्थान में, आपने कितने आयोग वसुंधरा जी के खिलाफ बनाए, आप कुछ नहीं निकाल पाए। केंद्र में मनमोहन साहब की सरकार थी, और ये जो क्विट प्रो की आप बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, ये 2008 की आप बात कर रहे हैं। 2008 से 2014 तक का समय कम नहीं होता है। अगर कुछ गलत किया था तो लोगों के सामने क्यों नहीं आ पाया? तो अब आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार की छवि को कैसे खराब किया जाए, वसुंधरा राजे की छवि को कैसे खराब किया जाए। आज तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है।
सबसे बड़ा सवाल तो आज सोनिया जी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी ललित मोदी के साथ क्या डील है, क्यों आपने उसको भागने दिया, आपके कार्यकाल में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वसुंधरा जी नेता प्रतिपक्ष थी, उसमें आपकी सरकार थी गहलोत की। तो अगर आपके ये सारे दस्तावेज ला रहे हैं, झूठे दस्तावेज ला रहे हैं, इनको भी मालूम है, अगर इन दस्तावेजों में कुछ भी दम होता तो ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते अब तक। इसीलिए सरकार की छवि खराब हो, लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे की छवि खराब हो, उसके लिए एक षड्यंत्र है। और राजस्थान की जनता, देश की जनता बहुत गंभीरता से कांग्रेस को भी जानती है और भाजपा को भी समझती है। चलिए, मैं अपने आर्गुमेंट से आपको काउंटर करूंगा, लेकिन अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी अखिलेश जी। देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही भाजपा के हमारे प्रवक्ता ने। उन्होंने बताया कि ये भागे थे कांग्रेस के समय, मतलब ये कहना चाहते हैं कि दाऊद कांग्रेस समय भागा था, ये इसको नहीं लाएंगे। जो किसी और के समय में भागा हो उसके साथ ये कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जिसको हम लोग पकड़ लेते हैं उसको ये कंधार छोड़ाते हैं, ये यही कहना चाहते हैं। देखिए, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये क्राइम का मामला है, ये आईपीसी का मामला है। जो देश का भगोड़ा है, जिसे देश की प्रशासन पुलिस ढूंढ रही है, उसके साथ आप अपने रिश्ते रखते हैं, आप उससे एफिडेविट देते हैं, आप उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। और आप पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि ये डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिटी नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, इनके त्रिवेदी जी ने, सुधांशु जी ने, कि दस्तखत है ही नहीं है, इसकी ऑथेंटिटी नहीं है। अब जब आ गया तो भाई ये मेरी है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करेगा। देखिए, कहते थे जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार विहीन, क्या क्या नारे थे, गिनाऊंगा समय व्यर्थ होगा। एक लाइन का स्टेटमेंट देखिए राजनाथ सिंह जी का कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, हम लूटेंगे और लूटने वालों की रक्षा भी करेंगे। तो इतने से इस सरकार की मंशा दिखती है। सत्ता में बैठे हैं, चरित्र देख लीजिए, 4 मंत्री इनके किस तरह से इस देश के चारों कोने में लूट मचाए बैठे हैं, और हर मिनट दिन में 5 बार परिधानों को बदल के टीवी पे बोलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 15 दिनों से कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसी चुप्पी लगवा दी है इन चारों मंत्रियों ने कि बेचारे की कैसे गुजर रही होगी बिना बोले, ये हम आप खुद ही समझ सकते हैं। तो जो इतने आप बोलते थे तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? दमदार प्रधानमंत्री, न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, चौकीदार प्रधानमंत्री, और जो है भ्रष्टाचार मुक्त अब की मोदी सरकार, भ्रष्टाचार विहीन सरकार, जीरो टॉल। भाई कुछ तो करो, आप जांच बिठा दो, कह दो ये जांच हो गई, ये दोषी हैं, ये खत्म हो गया। क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? सरकार में बैठे, जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। लेकिन आज तक रिवाज है बीजेपी में, किसी ने भी कभी भी बीजेपी में त्यागपत्र नहीं दिया है। चलिए, मैंने मानी अखिलेश जी आपकी बात, लेकिन मेरे भी कई सारे काउंटर सवाल है श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, मेरा पहला सवाल यह है कि वसुंधरा जी को बहुत अच्छी तरह पता था कि ललित मोदी जब भारत से गए हैं तो उनका स्टेटस क्या है। भारत सरकार उनको फेमा वायलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और साथ ही साथ आईपीएल के में साउथ अफ्रीका के अंदर जो कुछ हुआ उसके तहत ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक सीक्रेट विटनेस स्टेटमेंट देती है। एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसके बावजूद भी देती हैं। क्या ये मोरली करेक्ट है? दीपक जी, आपका सवाल बहुत वैलिड है। मैंने कहा आपसे इस पक्ष के 2 पहलू हैं, एक मानवीय पहलू है, दूसरा प्रशासनिक और लीगल पहलू है। मैं मानवीय पहलू की आपसे बात करता हूं। जब ये वसुंधरा जी ने स्पष्ट कहा है कि मृणाल मोदी पक्ष के 2 पहलू हैं, एक मानवीय पहलू है, दूसरा प्रशासनिक और लीगल पहलू है। मैं मानवीय पहलू की आपसे बात करता हूं। जब ये वसुंधरा जी ने स्पष्ट कहा है कि मृणाल मोदी उनकी बहुत पुरानी मित्र हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तब भारत सरकार की तरफ से कोई अरेस्ट वारंट का नोटिस मोदी को नहीं था, और इसका खुलासा इंटरपोल के जो चीफ थे उन्होंने भी किया है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये सारी प्रक्रिया हो रही थी तो 2013 में वसुंधरा जी ने मेल करके वहां की अदालत में अपने आप को ना जाने के लिए मना कर दिया। नंबर 2। नंबर 3,
अब आता है कि भारत सरकार क्या कर रही है, इसका लीगल पहलू और प्रशासनिक पहलू। जिस ललित मोदी ने अपराध किया है उस ललित मोदी के साथ भारत सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है। आपकी जो एसआईटी है ब्लैक मनी की, वो काम कर रही है, ईडी काम कर रहा है, लगातार उसको नोटिस दिए जा रहे हैं। आज बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से कि भाई आपने 2008 से लेकर 2014 तक का आपके पास समय था, कुछ अनियमितताएं नहीं थी इसलिए कुछ नहीं कर पाए। ललित मोदी के साथ आपकी क्या डील थी कि कितने मंत्रियों ने उसको बाहर भेजने में मदद की, कितने मंत्री उसको वापस नहीं लाना चाहते थे। आज सवाल जिनसे पूछा जाना चाहिए और इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल, दीपक जी आप ये देखिए, हमारे काबिल मित्र हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं है, कुतर्कों के साथ वो बहस करते हैं। दीपक जी बड़े इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल। ये एक प्रधानमंत्री जी का फोटो रिलीज करते हैं और फोटो कब का है? फोटो है 2010 का, जब ललित मोदी आईपीएल के चेयरमैन थे और नरेंद्र भाई मोदी गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे, अमित भाई शाह उपाध्यक्ष थे। निश्चित रूप से क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं और आईपीएल के साथ फोटो तो होगा ही, अगर मैच में दोनों बैठे हैं तो। 2010 का फोटो अभी तुरंत जारी करते और कहते हैं कि देखिए मोदी जी का लिंक मोदी के साथ में है। अरे भैया होमवर्क कर लिया करो। ऐसे ही आपने गलती तब की थी जब राहुल गांधी के लिए आपने आरोप लगाया कि राहुल की स्नूपिंग आप कर रहे हो। वास्तविकता क्या निकला? इनको हर बार मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि होमवर्क इनका पूरा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में है, अवसाद से ग्रस्त है कि किसी ना किसी तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करो। अरे मैं आपको चुनौती देता हूं, आपका पूरा कांग्रेस का कुनबा नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के खिलाफ एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार का आरोप आप नहीं लगा पाए। यही आपकी पराजय है और इसी के लिए मुंह छुपाने के लिए कोयले की कालिक जो आपके चेहरे पर लगी है उसको धोने के लिए आप सुबह से शाम तक मोदी फोबिया में झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदीप सिंह जी यहां पर सबसे बड़ा सवाल, श्रीकांत जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि वसुंधरा ने जिस तरह से उनकी बिजनेस डीलिंग हुई है, जिस तरह के 10 रुपए के शेयर 96,000 में ललित मोदी ने खरीदे हैं, जिस तरह के ललित मोदी को फेवर्स दिए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने में, जिस तरह से ललित मोदी वहां पर सुपर सीएम कहलाते थे, जिस तरह की उन्होंने विटनेस टेस्टिमनी दी है, उस सब को आधार बनाते हुए क्या इसको पॉलिटिकल करप्शन और साथ साथ जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है उसको देखते हुए क्या इसे करप्शन का मसला न माना जाए? देखिए, बिल्कुल माना जाना चाहिए। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो धारणा होती है, परसेप्शन क्या बन रहा है। पब्लिक परसेप्शन पर ही राजनीति चलती है। बोफोर्स में राजीव गांधी ने पैसा लिया, ये आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन जनता ने मान लिया कि गड़बड़ हुई और उसके लिए राजीव गांधी जिम्मेदार थे, उसकी सजा जनता ने दी। तो इसलिए राजनीति में जो परसेप्शन है वो कानूनी दांव पेच और उसकी तकनीकियों से ऊपर जाता है। राजनीति का और नैतिक राजनीति का तकाजा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनसे ज्यादा प्रधानमंत्री का नैतिक बल कम होगा। जिस मॉरल अथॉरिटी की बात प्रधानमंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से वो अपने अभियान को जिस पिच पर ले गए थे, वहां से उनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि वो इस तरह का आचरण करेंगे जिससे संदेह की गुंजाइश न रहे। कम से कम लोग कह सकें कि भाई आरोप था, साबित होगा नहीं होगा बाद में है, लेकिन जब आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगे हैं और तमाम जो दस्तावेज जिस तरह के आए हैं उसके देखिए, फाइनेंशियल डीलिंग दोनों परिवारों के बीच थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उन्होंने गवाही के लिए चिट्ठी लिखी, विटनेस बनी, इसमें संदेह नहीं है। 2010 के बाद भी जब लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस था ईडी का, उसके बाद भी वसुंधरा राजे सिंधिया और ललित मोदी के बीच संपर्क था। एक देश के कानून से भागे हुए व्यक्ति का किसी नेता से, जिम्मेदार पार्टी के नेता से संबंध क्यों होना चाहिए? लीडर ऑफ अपोजिशन, बिल्कुल। और ट्रांसपेरेंसी, अगर वो भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर कि देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, मेरी मित्र हैं, इसलिए हम मदद करना चाहते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, तो शायद बात दूसरी होती। लेकिन उसको भारत सरकार से
और अपनी पार्टी के नेतृत्व से छिपाने की कोशिश की गई। तो ऐसे कई सवाल हैं जिन पर नैतिकता का कम से कम तकाजा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। श्रीकांत जी, एक परसेप्शन है और परसेप्शन ये बन गया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजनीतिक भ्रष्टाचार भी किया है, आर्थिक भ्रष्टाचार भी किया है। आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता है, शायद डिफेंड करना आपका ठीक भी हो, लेकिन मैं पॉलिटिकल परसेप्शन की बात कर रहा हूं और राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने कहा कि जब वसुंधरा ने विटनेस स्टेटमेंट साइन किया था तब ललित मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बना था, तब तक उनको 7 नोटिस हो चुके थे और अक्टूबर 2010 में उनके खिलाफ लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस हो चुका था। यानी कानून की नजर में वो एक मुजरिम बन चुके थे और ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ये भी एक हकीकत थी जिसको नजरअंदाज किया वसुंधरा जी ने और ये कहा कि मेरे विटनेस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखा जाए। दीपक जी, मैंने कहा एक मानवीय पहलू उसका है, मैं मानता हूं उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है कि उनके मृणाल मोदी से पारिवारिक संबंध रहे हैं, आज भी वो इस बात को मानती हैं। अगर अपराधी है वो, ठीक है, अपराधी है, अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन जिस दिन उन्होंने उसको सिग्नेचर किया डॉक्यूमेंट को, तब तक मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप उस समय के इंटरपोल के चीफ का बयान देखें तो कोई गिरफ्तारी का वारंट, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं ललित मोदी को, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तब तक। लेकिन आप अल्टीमेटली देखें जब 2013 में एक मेल करके, क्योंकि लंदन का जो कोर्ट है उसमें अगर आपको जमानत देनी है तो आपको स्वयं वहां जाना पड़ेगा, तो 2013 में उन्होंने ईमेल के माध्यम से अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मैं नहीं आऊंगी। तो आप दोनों चीजों को आप देखिए, मैं मानता हूं कि भाई हाँ उनके पारिवारिक संबंध है, उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं मदद हुई नहीं किसी भी तरीके से। मदद नंबर एक, नंबर दो, नहीं देखिए पूरे इंटरपोल की बात जो हो रही है, देखिए एक लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है, फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस होता है, उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस होता है। जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तब इंटरपोल की भूमिका आती है, उससे पहले इंटरपोल की कोई भूमिका नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर इंटरपोल के चीफ कहते हैं कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट नहीं था तो वो सही है, लेकिन वो देश के कानून के भगोड़े थे, ये भी सही है। उस समय तक जांच एजेंसियां उनके खिलाफ लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी थी, उनको नोटिस दिया जा चुका था, वो देश से भाग गए थे, अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। ये सब जानकारी, ये पब्लिक जानकारी है। बिल्कुल, ये सब पब्लिक जानकारी। और श्रीकांत जी, मैं इसके दूसरे पहलू पर आऊंगा, इसके राजनीतिक पहलू पर भी आऊंगा, लेकिन मुझे प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक सेकेंड दीपक जी, एक सेकंड। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो भगोड़ा था, अपराधी था, इसीलिए 2013 में मेल के माध्यम से अपनी जो जमानत देनी थी उसको विड्रॉ किया, इसीलिए तो विड्रॉ किया उस जमानत को। लेकिन आज जजमेंट की कॉपी आई है जिसको मैं, दोनों चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन उस पर श्रीकांत जी जजमेंट की कॉपी भी आई है और उसमें क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। फिर बीजेपी की मजबूरी है, इसी बात पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन और श्रीकांत शर्मा जी राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। सीधे मैं चलता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास। अखिलेश प्रताप सिंह, आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि कांग्रेस हमले बिना होमवर्क के कर रही है, वसुंधरा राजे जी लगातार सफाई दे रही है और कांग्रेस ने आज इस बात पर कोई सफाई नहीं दी कि आखिरकार रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी ललित मोदी से टकराए, और टकराए तो फिर बात क्यों की? एक छोटा सा एक कहावत कह के मैं शुरुआत करूंगा, आपसे याद चाहता हूं। गांव में शाम को कुछ किसान बैठे हुए थे, एक ने कहा तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है, क्यों? तो उसने कहा कि मेरी गाय को 3 सींग है। कहा हो ही नहीं सकता है। वो कहा है, कहा अगर नहीं होगी तो गाय हार जाओगे, कहा हार जाएंगे। उसके साथ हुए थे, एक ने कहा तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है, क्यों? तो उसने कहा कि मेरी गाय को 3 सींग है। कहा हो ही नहीं सकता है। वो कहा है, कहा अगर नहीं होगी तो गाय हार जाओगे, कहा हार जाएंगे। उसके साथी ने कहा यार कहां 3 सींग है, तुम हार जाओगे। उसने कहा यार हम मानेंगे तब ना हारेंगे। वही हाल है बीजेपी का, जब मानेंगे तब ना हारेंगे। तो एक होता है शब्द विलाप,
वो हो रहा है बीजेपी के तरफ से। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ देखा जा रहा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति एक फरार व्यक्ति को अफिडेविट देता है और कहता है कि ये डिक्लेयर ना किया जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इवन यहां तक कि बीजेपी के ही तमाम लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, बीजेपी महसूस भी कर रही है गलत हुआ है। लेकिन ये एक को अगर छेड़ा तो कोई छूटेगा नहीं, सबकी बारी आ जाएगी और ये बचेगा कोई भी नहीं। दीपक जी, बस देखना ये है कि कितनी फजीहत हो के ये लोग हटते हैं। हटना तो तय है सबका, चारों लोगों का। इन लोगों ने सिर्फ करप्शन ही नहीं किया है, राष्ट्रद्रोह भी किया है। और जो कल तक दूसरों के ऊपर क्या क्या बोलते थे, आपके पास सारे फुटेज होंगे, सारे ट्वीट इस टाइम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। इन लोगों के शब्द वो देखिए और आज के फूहड़पने से बचाव के तर्क सुनिए। क्या जनता देख नहीं रही है क्या? आज मोदी जी कहीं नहीं है, खत्म हो चुके हैं। जनता कहीं उन पे यकीन नहीं कर। एक स्टेज कलाकार का जो मेकअप होता है, चुनाव में वो मेकअप करके आए थे, एक अपना इमेज बनाए थे और वो मेकअप उतर गया। मौसम ने, समय ने वो मेकअप उतार दिया। ओरिजिनलिटी बीजेपी की और मोदी जी की दिख रही है, क्योंकि वही मोदी जी हैं कि सजा याफ्ता को अपने मंत्रिपरिषद में रखे थे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि किसी आरोपी को हटा देंगे? कतई नहीं हटाएंगे, क्योंकि जिस दिन हटाना शुरू करेंगे उस दिन सबको हटना पड़ेगा। और लेकिन ये हम लोग इनको हटा के रहेंगे। इन लोगों ने गुनाह किया है, इस देश के कानून के आगे इन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा और कानून सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि, हम लोग इनको नतमस्तक करा के रहेंगे। ये बच नहीं पाएंगे। श्रीकांत जी, यहाँ पे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए ये पूरे मामले, चाहे वो पंकजा मुंडे का हो, चाहे वो स्मृति ईरानी का हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी का हो, चाहे वो वसुंधरा जी का हो, एक साख का संकट, एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, एक इमेज की क्राइसिस लेकर नहीं खड़े हो गए हैं? दीपक जी, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन मैं अपने काबिल मित्र कांग्रेस के मित्र को जरूर, चोर कोतवाल को डांटे, आपने सारी अनियमितताएं की। मैं आपको इन्हीं के कार्यकाल के कुछ विवरण दे रहा हूं, जिस डील के बारे में ये लोग बहुत हायतोबा शुरू से सुबह से कर रहे हैं। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ब्यौरा, जो पूरा ये जो कंपनी का प्रकरण आप चला रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012 में फाइल हुई है। पूरा असेसमेंट हो चुका है। नंबर 2, वर्ष 2008, 2009 और 11-12 को असेसमेंट कंपनी एक्ट धारा 143 के अंतर्गत हुआ। ये इन्हीं का कार्यकाल बता रहा हूं आपको। बाकी असेसमेंट इनकम टैक्स की धारा 1956 की धारा 143 में हो चुका है तथा आयकर विभाग को सभी सूचनाएं समय समय पर अकाउंट्स की फाइल के साथ दी गई थी। तो इसमें आप कौन क्या बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब दिया जा रहा है, दीपक जी, तो मैं माफी चाहूंगा, इसमें कहां से स्मेल आती है? किसी ने डाल मारी, इसका मतलब हमें बछड़ा मारने की इजाजत है? अब आप इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्यादा समय तक पेंडिंग नहीं होते हैं काम। अगर पेंडिंग रहे तो इनकी कमी रही है। 2 साल में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंपनी एक्ट के माध्यम से सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन नंबर 2, लेकिन श्रीकांत जी, इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स में, ये कहां लिखा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर एक टेंटेड आदमी के साथ धंधा करे, उसके बेटे की कंपनी के 10 रुपए के शेयर 96,000 रुपए में खरीदे। बीजेपी के बायलॉज में, दीपक जी, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में। दीपक जी, मैं वही कहना चाहता हूं। अरविंद जी, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। 2010 तक, दीपक जी, 2010 तक ये सबसे, एक सेकंड दीपक जी, जो टेंटेड व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, ये एक तरीके से ब्लू व्हाइट बॉय था कांग्रेस का। अब 2010 के बाद उसकी जो धंधा शुरू होता है नेगेटिव वाला, वो 2010 के बाद शुरू होता है और उसके बारे में मैं पहले से आपको स्पष्ट कर चुका हूं। तो 2010 से पहले का क्या क्या हुआ, 2010 के बाद, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर पॉलिटिकल आप आर्गुमेंट करें या आप तथ्यों के आधार पर भी अगर आप बात करें, मैंने इनकम टैक्स की बात आपको बताई और मैंने तो सबसे ज्यादा हास्यास्पद कांग्रेस के मित्र को इस बात जवाब देना चाहिए, समर्थन किया जा रहा है। एक कैंसर
पेशेंट राजस्थान के अंदर जिनके लिए एमओयू साइन किया गया है, उसमें इनका क्या आर्गुमेंट है, उसमें इनको क्या दिखाई दे रहा है? कानून के हवाले करके मदद करो ना। इनको कोई डील दिखाई दे रही है, उस पर जवाब दो आप। मैं आर्गुमेंट हमारे कानून के हवाले कर लो, कांग्रेस के तर्क दे रहे हैं, जुमले सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि आज आपके सीपी जोशी साहब ने, आप उसको कानून के हवाले कर लो जो ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, झूठ बोला है, वो झूठ का जवाब आपके पास क्या है? कानून के हवाले करो, सरकार उसकी दवा करेगी। अरे अच्छा आशु, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी का डिफेंस ये है, आशु बीजेपी का, अरविंद मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, आपके पहले से भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है आशु, बीजेपी कह रही है इनकम टैक्स के लॉ में कुछ गलत नहीं हुआ, किसी भी तरह से कोई वायलेशन कंपनीज एक्ट का नहीं हुआ, तो वसुंधरा राजे और दुष्यंत ने गलती क्या कर दी, ये तो बताएं। बीजेपी कभी कानून तोड़ती नहीं है। दीपक देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं तो चाहता हूं और आम आदमी पार्टी इस बात को चाहती है कि बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ट्रांजैक्शन पर आप कोई तर्क दे पाए? आपसे प्रार्थना है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, बीजेपी के तमाम नेता खुलकर जो कुछ भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है, जो किया है, आरोपी बना रहे हो, सुषमा स्वराज ने जो कुछ भी किया है, मार्केट में दिए जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आप इस्तीफा मांग रहे हो। दीपक उनको बोलने दीजिए, फोटो खिंचवा रहे हो उन्हीं के श्रीकांत जी को बोलने दीजिए। तो कर लो, कंफ्यूजन में क्यों? बंद कराइए, बदलो, देश बदलो। एक एक करके अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, आशु बंद कराइए, बस होने दीजिए। अधिकार नहीं दिया है कि किसी ने गाय मारी तो हम उस गाय का बछड़ा मारे। बोल रहा हूँ, वो श्रीकांत जी बोल रहे हैं। अच्छा आशु प्लीज, अरविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशु, दीपक जी मैं नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जितनी बार ये बोलेंगे उतनी बार बीजेपी का चेहरा लोगों के सामने स्पष्ट होता जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इसमें चारों में से कोई भी नेता इस्तीफा ना दे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने देश के जिस भी व्यक्ति ने कहा उसको देशद्रोही कहा, उसको कहा कि भ्रष्टाचारी है। आज पूरे देश ने देखा है किस तरीके से सुषमा स्वराज के बेटे वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत का शेयर जो 10 रुपए का था 96,000 रुपए में खरीदा गया। मॉरिशस के कंपनी के थ्रू पैसा आया। अब इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया ने इमिग्रेशन का एफिडेविट दिया जिसमें लिखा हुआ है कि यह गोपनीय रहना चाहिए, भारतीय एजेंसी को इसकी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं? अरे भाई आप ये कहो कि भाई ये जस्टिफाइड नहीं है, गलती हो गई हमसे, तो देश एक बार सुन सकता है। लेकिन अगर आप जो आंखों के सामने है अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता टीवी चैनल्स पर आए, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जस्टिफाई करें इसको, ताकि देश ये जाने कि जिस देश के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था ना खाता हूं ना खाने देता हूं, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, उनका असली चेहरा भी लोगों के सामने आ जाए। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं बस। अरविंद, यहां सबसे बड़ा सवाल है कि शिवसेना बीजेपी की भी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, आपके गठबंधन की सरकार है, आपकी युति की सरकार है। मुझे यह बताइए कि पंकजा मुंडे के केस के सामने आने के बाद आपकी सरकार के सामने भी क्रेडिबिलिटी का संकट खड़ा हो गया है, आपकी सरकार पर भी आरोप लगने लगे हैं और आपकी सरकार को बने अभी जुम्मे कुछ ही दिन हुए हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे यहां पर आने में काफी समय हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस देश की जनता ने हो या इस महाराष्ट्र की जनता ने हो, हमें बड़ी उम्मीदों से यहां पर सरकार बनाने के लिए भेजा है। बीजेपी का प्रवक्ता जिस तरीके से यहां पे अपनी बात रखना चाहते थे, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा, किसी ने गाय मारी है इसका मतलब यह नहीं कि हमें बछड़ा मारने की सहूलियत है। रहा सवाल पंकजा मुंडे के बारे में, तो शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब जी ने कहा है कि यह मामला काफी संगीन है और इस मामले का समर्थन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सक्षम है तो इस बात के ऊपर वो विपक्ष की हो या महाराष्ट्र की जनता के सवालों का जवाब दे। रहा सवाल दूसरा यह है कि जब एग्जाम के लिए हम लोग जब बैठते हैं, इम्तिहान के लिए हम लोग जब बैठते हैं,
और किसी सवाल का जवाब हमें जब मिलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नोटबुक फाड़ दे। हम सवालों के जवाब चाहते हैं और महाराष्ट्र की इस सरकार से हम लोग एक पारदर्शिता का यहाँ पर चित्र चाहते हैं। देखते हैं सीएम इसके बारे में आगे क्या कहते हैं। चलिए, मैंने आपका तर्क माना, लेकिन डिबेट के आखिरी हिस्से में जाएंगे। आखिर बीजेपी इसका क्या हल निकालेगी? क्या बीजेपी के पास कोई प्लान बी भी है, कोई प्लान सी भी है? क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि अगर उसने इस इश्यू को पॉलिटिकल ब्रॉडनेस के साथ नहीं डील किया तो पार्टी मॉनसून सत्र में मुसीबत में फंस जाएगी। क्या है बीजेपी की प्लानिंग? तो कांग्रेस बाकायदा इस बात की धमकी दे चुकी है कि अगर ये इस्तीफे नहीं हुए या सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो फिर संसद का मॉनसून सत्र, जो कि लगभग 20 जुलाई के आसपास शुरू होने वाला है, उसे नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? श्रीकांत जी, संसद का मॉनसून सत्र एक बार फिर नहीं चल पाया था, बजट सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ था। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, जो इस्तीफे की बात कही जा रही है, जो कार्रवाई की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी? कि आप अगर देखें पूरे 1 साल का कार्यकाल, तो कांग्रेस की जो रणनीति रही है वो रणनीति पूरी तरह से विकास विरोधी रणनीति रही है कि देश के विकास में अड़चन कैसे पैदा की जाए, अवरोध कैसे खड़े किए जाएं, तो ये कांग्रेस की रणनीति है। और जहां तक तथ्यों की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि जब चर्चों पर अटैक हो रहा था तो ये वही कांग्रेस है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक स्वतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आप भी जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जांच हुई तो क्या लगा? कहीं पर किसी भी तरह कहीं किसी सरकार की या किसी और भाजपा के कार्यकर्ता की, संगठन की कोई इन्वॉल्वमेंट आई क्या? क्या इन बेईमान कांग्रेस भ्रष्टाचारियों ने कोई माफी मांगी क्या? बाकी अन्य लोगों ने माफी मांगी क्या? तो सरकार की छवि खराब करना और बिना तथ्यों के मुद्दों को लेकर आना, सेंसलेस मुद्दे लेकर आना और उस पर टिके रहना, बहस करते रहना, फिर बाद में मुंह की खाना, यू टर्न लेना, ये विपक्ष का स्वभाव बन चुका है और कांग्रेस का तो खासतौर से। और हमारे मित्र आशुतोष जी बैठे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को यही नहीं पता कि फर्जीगिरी क्या होती है और नामांकन भरते समय जो एफिडेविट होता है व्याग वो क्या होता है। तो ऐसी पार्टी के ऊपर कोई रिएक्शन देने का कोई तुक नहीं बनता है। संसद सत्र में ठीक से हम अपनी बात रखेंगे, डेवलपमेंट का एजेंडा हमारा आगे बढ़ेगा, विपक्ष सहयोग करेगा, हमको उम्मीद है, नहीं भी करेगा तो संसद फिर भी चलेगा। अखिलेश जी, आपकी तो एक पोजीशन बड़ी क्लियर है, बट आपको नहीं लगता कि कितना लंबा खींच पाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने तो एक स्टैंड ले लिया, उनका तो हो गया साफ कि हम ना तो वसुंधरा को हटाएंगे, ना सुषमा को हटाएंगे, ना स्मृति को हटाएंगे। आप क्या करेंगे? चिल्लाते रहेंगे खाली? ये जब तक नहीं हटेंगे और भाषण मत करना, तथ्य कुछ रखना, कुतर्क मत रखना। देखिए, आप रखने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। भाजपा से क्या? देखिए, पीड़ित व्यक्ति आ गए भैया, थोड़ा लोगों की पीड़ा हमें समझ। दीपक जी, क्या आपने पूछा? और बीजेपी के हमारे साथी बता क्या रहे थे? इनको बोलने दीजिए, इनको पब्लिक में आने दीजिए। इनका एक तर्क उतर रही है, सिर्फ जितना ही पब्लिक में आ रही है। मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। अरे कैंसर हॉस्पिटल का विरोध करोगे क्या? कितने पीड़ित हैं? कैंसर हॉस्पिटल का विरोध करोगे क्या? होना पड़ेगा, क्योंकि और ये जो ट्रांजेक्शन की बात करो, ये आपके कार्यकाल में झूठ बोल के आया, आपके कार्यकाल में। देखिए भाई, ये आरएसएस कल्चर देखिए। दीपक जी इनसे और बुलवा लीजिए थोड़ी देर। झूठ ये अपना और प्यार को 2-4 फील के अंदर उतर जाए और बुलवा लीजिए, जो हम खामोश हो जाए। अरे कंपनी एक्ट झूठ बोलता है क्या? अरे होमवर्क क्यों नहीं करके आते हो? प्रवचन क्यों कर रहे हो? फैक्ट पे बात करो। क्या आप राजस्थान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल का विरोध करोगे? मैं बोलूं? आपके कार्यकाल में मोदी भाग कर गया, वापस लेकर आए क्या? आपके समय में ये कंपनी आपके समय में खुली, आपने अगर मोदी, अरे भाई नरेंद्र मोदी अभी यही है। विधवा विलाप करना बंद करो, तथ्यों पर बात करो। दीपक जी, अरे तथ्यों पर आपने चर्च अटैक पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, कहा था कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक खतरे में है, माफी मांगी क्या? आपने सरकार को खड़ा किया कटघरे में कि आप राहुल गांधी की स्नूपिंग करा रहे हो, माफी मांगी क्या? अरे
आप अपने चेहरे पर जो कोयले की कालिख लगी है उसको झूठे आरोपों से, उधार के आरोपों से धोने की कोशिश करोगे तो अखिलेश जी आप हंसी रहे, जवाब दे नहीं रहे। 12 लाख करोड़ का घोटाला है, 12 लाख करोड़ का घोटाला। अरे यार खामोश हो तब ना मैं बोलूं, मैं लड़ता नहीं हूं। बताएंगे मैं आरएसएस में नहीं गया हूं कभी। अरे तथ्यों में बात करो, प्रवचन मत करो भैया। अच्छा मेरे पास बात प्रदीप सिंह जी, क्या बीजेपी देखिए दीपक जी, सब कुछ निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक पूंजी क्या है। इस देश में पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला, जब कृष्ण मेनन का नाम आया, उसके खिलाफ जांच बैठी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आई। उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हम इस जांच को खत्म करते हैं। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। चलिए आप अपना क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए, मैं प्रदीप सिंह जी को रोक देता हूं, बोलिए। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई। किसी ऐसे मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, ये कोई बात होती है? ये आरएसएस की विचारधारा जो फांसीवादी कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि सिर्फ हम जो हैं वही सत्य है, हम जो कहेंगे वही सत्य है, दूसरे को न बोलने का अधिकार है न हम बोलने देंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा फांसीवाद दिख रहा है, वही आज यहां पे दिख रहा है और वही सत्ता में दिख रहा है, वही सत्ता में देख रहा है। ये इसे ही कहते हैं फांसीवादी बेशर्मी। लोकतंत्र में इनकी आस्था है नहीं, दूसरे को विचार सुन नहीं सकते, अरे इमरजेंसी लगाई, भावना से अरे कूल कभी अनुसरण या कहिए उस पर गौर कर नहीं सकते हैं। ठीक करिए, कल आज क्या कर रहे हैं ये जितना विलाप कर रहे हैं उतना ही इनके परतें उतरती जा रही हैं। जिस व्यक्ति सुषमा स्वराज जी ने क्या जो उनके मंत्रालय ने रिपोर्ट दी थी मुकदमा करने की, अपील करने की, क्यों नहीं की? चिदंबरम जी ने चैलेंज किया कि मेरे पत्रों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो? उनका मुकदमा हाईकोर्ट में कौन लड़ा था? मोदी जी का। ये जवाब कौन देगा? पार्लियामेंट कैसे चलेगी? ये जवाब पहले दें, चाहे अभी दें चाहे सदन के शुरू में दें। एक मंत्री जो फ्रॉड सर्टिफिकेट पे केंद्र में बनी बैठी बोला, झूठ का जवाब दोगे? अखिलेश जी अफसोस, श्रीकांत जी अफसोस, कल फिर बैठ कर लेंगे इस मुद्दे पर। कल हम फिर बैठ सकते हैं आपकी अगर अनुमति हो, लेकिन फिलहाल मुझे रुकना पड़ेगा